नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। आईएमटी मानेसर स्थित एचएसआईआईडीसी परिसर में कासन गांव की 1810 एकड़ जमीन का मुआवजा बढ़ाने को लेकर 208 दिन से धरने पर बैठे किसानों ने वीरवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। किसानों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के 2 करोड़ 67 लाख रुपए देने की पॉलिसी को सिरे से नकार दिया है। किसानों ने मुख्यमंत्री से 11 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की है। किसानों ने 92 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने और इसके साथ 1100 वर्ग मीटर के प्लॉट फ्री में देने को कहा है। वहीं विधायक सत्यप्रकाश जरावता ने कहा था कि सरकार की पॉलिसी से कासन गांव के 80% से ज्यादा किसान सहमत हैं, जबकि केवल 20% किसान राजनीति चमकाने के बहकावे में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अन्य किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मकसद यही था जी कि जैसे जो सीएम साहब ने वो पॉलिसी जो हमारी बनाई थी 1810 एकड़ की, तो उसमें कुछ आदमी बाहर के थे एमएलए साहब के साथ, और गुलदस्ता उनको धन्यवाद करने के लिए भेंट कर दिया। और 1810 के एकड़ का एक भी किसान उसमें शामिल नहीं था। उस जो भाई वहां पे गुलदस्ता देने गए थे, उनकी 1810 एकड़ के अंदर कोई हिस्सेदारी नहीं थी, तो उन्होंने गलत गाइड किया। अब 1810 एकड़ का एक भी किसान उस पॉलिसी से खुश नहीं है, क्योंकि वो पॉलिसी क्या बनाई है, प्लाट क्या दे रहे हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। किसी चीज कोई सामने तो आए, अगर भाई ये बनाई है, ये चीज है, या हमसे डिस्कस करते, उसके बाद हम ही सीएम साहब को, यदि हमें अच्छी लगती तो हम ही देख के आते गुलदस्ता, क्या एमएलए साहब को भी हम दे आते ना। भाई मेरे देख लो, आपके सामने कहाँ खुश है, ये खुश होती तो पॉलिसी के अंदर खुश कहाँ से होगी। एक बात बताइए, कोई भी डेवलपर है आपसे कोलिब्रेशन करेगा, सरकार भी हमें कोलिब्रेशन ही कर रही है। वो कह रही है कि अवार्ड कर दिया, 91 लाख रुपए तुम्हें लेने पड़ेंगे, उसमें तो कुछ हो नहीं सकता, रेट बढ़े, हम प्लाट दे सकते हैं। अब हमें दे रही है 1000 मीटर का प्लाट। अब आप कोई प्राइवेट डेवलपर से भी आप यदि कोलिब्रेशन करते हो, तो उसके अंदर आपको 1000 मीटर, 1200 मीटर का या 1400 मीटर का प्लाट देते हैं। चलो 91 लाख दे रहे, 1000 मीटर का दे रहे, उसमें कह रहे कि ईडीईसी वो क्या है, 1 करोड़ 65 लाख रुपए जमा करो। जमींदार पागल समझ लिए इन्होंने। अरे 1 करोड़ 65, अच्छा उसी 1000 मीटर के प्लाट को यदि हम लेंगे तो ठीक है, और यदि वो सरकार हमसे बाई बैक पैसे देख के जमा कर रही है, तो 1.65 तो हमसे ले लिए, और उसको दोबारा यदि वो बेचेंगे तो क्या करेंगे, अब किसी दूसरे डेवलपर से लेंगे। तो हम उस चीज से खुश नहीं है कि 1 करोड़ 65 लाख रुपए हम किस चीज के दें, जमींदारों के पास कहां से आएंगे। हमारी जमीन हमसे ही उसको वापस देख के और कह रहे 1 करोड़ 65 जमा करो, किस बात के जमा करें भाई। तो ये नया कानून बना रहे हैं हमारी। अब ये समझो 1000 मीटर का प्लाट दे रहे, 1200 गज, 3600 गज तो फ्री में ले ली उन्होंने। हमारी जमीन 3600 गज उन्होंने फ्री में ले ली, हमसे कह रहे 1200 गज का देंगे। वहीं सोना के गांव हरियाखेड़ा में ग्रामीणों ने गांव के सरपंच पे गंभीर आरोप लगाए। लोगों ने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत लाल डोरे में होने वाले प्रॉपर्टी आईडी को लेकर सरपंच अपनी मनमानी कर रहे हैं। मनमानी के आधार पर अपने लोगों की प्रॉपर्टी आईडी बनवा रहे हैं। हालांकि जमीन पर जिन लोगों का कब्जा है उनकी प्रॉपर्टी आईडी नहीं बनवाई जा रही है। इन आरोपों को लेकर के एक ज्ञापन ग्रामवासियों ने सोहना एसडीएम को दिया। सोहना एसडीएम ने इस मामले में संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं, जांच के आदेश भी दिए गए हैं। सरपंच को गांव का एक प्रस्ताव पास करने की बात भी कही है। ये हमारी ग्राम पंचायत हरियाखेड़ा में जी लाल डोरे की जो पैमाइश हुई जी, सारी गलत तरीके से सरपंच ने अपने आदमियों को चढ़ा दी, और जो आदमी मौके पे बैठे हैं उनके नाम 1 इंच भी नहीं चढ़ाई जी। तो हमारी एसडीएम साहब से एक प्रार्थना ही हमने ज्ञापन दिया कि भाई हमारी ज़मीन की दोबारा से पैमाइश कराई जाए, और इसको सही तरीके से जो आदमी जहां मौके पे बैठा है उसकी वहीं आईडी दी जाए। कितनी पुरानी जगह है ये तो सन 50 से 72 साल पुरानी जी, जहाँ पे हम रह रहे हैं। कितने ग्रामीण हैं ऐसे जिनकी समस्या है? ये ऐसे करीब 50 से 60 घर हैं जी। तो एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया है आपको, क्या कहा? एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है जी कि आप एक ग्राम पंचायत का रेजुलेशन पास करके सेक्रेटरी को बुला के और मेरे पास एक रेजुलेशन ले आओ, मैं तहसीलदार को मार्क करूंगा और आपकी समस्या का समाधान करूंगा। ठीक है। कुछ ग्रामीण आए थे मेरे पास हरियाखेड़ा गांव से। आज वो कह रहे थे कि जी यहाँ पे जो लाल डोरा स्वामित्व योजना के अंदर जो लाल डोरा में जो रजिस्ट्री कराई गई है लोगों की, तो वहाँ पे कब्जा बेसिस पे उनकी रजिस्ट्रियाँ ना कराकर लोगों ने मिली भगत करके वहाँ पे कुछ रजिस्ट्रियाँ कराई हैं। इस तरीके की शिकायत सामने आई है, तो वो अगेन मैटर ऑफ इंक्वायरी है, हम उसकी जांच कर लेंगे। मैंने कंसर्न जो डिपार्टमेंट
इसमें है इन्वॉल्व हैं, जैसे कि जो तहसीलदार साहब होते हैं और BDPO साहब होते हैं, उनको भी मैंने एक निर्देश दिए हैं। साथ ही गांव के लेवल पे भी मैंने बोला है कि भी आप इसके अपने लेवल पे ग्राम पंचायत जो है, सेक्रेटरी साहब और सरपंच साहब जो हैं वो अपने लेवल पे भी इसका अगर उनको लगता है कि कुछ गलती हुई तो रेजोल्यूशन पास करके एक इस तरीके की शिकायत हमारे विभाग को दें। और चलिए मेट्रो न्यूज में बात अब फरीदाबाद की खबरों की करेंगे। फरीदाबाद में सीएम मनोहर लाल ने ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में हिस्सा लिया और इस बैठक में सीएम मनोहर लाल ने 14 में से 11 शिकायतों का मौके पे ही समाधान कर दिया। एक शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत को वापस ले लिया है, जबकि 2 शिकायतों को पेंडिंग रखा गया है। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में सीएम मनोहर लाल एक्शन मोड में नजर आए। और अभी आज ग्रीवेंसेस कमेटी, जिसके अंदर 14 शिकायतें आज थी, और उन 14 शिकायतों में से एक शिकायत तो उन्होंने विड्रा कर ली थी। बाकी 13 शिकायतों में 2 ऐसी हैं जो जिसकी कुछ रिपोर्ट्स लेनी है, अगली बार के लिए उनको मीटिंग में रखा है। और इसके अलावा जो 11 शिकायतें हैं उनका समाधान कर दिया गया है। कुछ का समाधान हो गया है, कुछ ऐसी भी हैं जिसके लिए अलग से इंक्वायरी करने के लिए मैंने कहा। डिप्टी कमिश्नर साहब को कहा कि वो इंक्वायरी में ठीक रिपोर्ट आ जाती है तो उसको ड्रॉप करेंगे, और अगर ठीक रिपोर्ट नहीं आती है और उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं होती है कंप्लेनेंट की तो अगली बार उसको फिर भी रखेंगे। पूरा फरीदाबाद यानी एक प्रकार का उसका विस्तार जो हो रहा है, और जब नया विस्तार होता है उसमें कई प्रकार की कठिनाइयाँ भी आती हैं, जेन्युइन शिकायतें भी कुछ लोगों की होती हैं, लेकिन एक एक करके उसको समाधान कर रहे हैं। जहाँ बिल्डर्स की शिकायत होगी, बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रेरा का एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट जो बना हुआ है हमारा, उसमें जो प्लॉट होल्डर्स हैं, जो फ्लैट ओनर्स हैं, उनकी सब शिकायतों की डीलिंग रेरा में होती है। और रेरा की हमारी एक के बजाय 2 यूनिट्स हरियाणा में काम कर रही हैं। इसी प्रकार से कुछ बिल्डर्स की भी अपनी कुछ शिकायतें होती हैं जिनको सुविधाओं की आवश्यकता होती है, या डिपार्टमेंट्स के साथ उनके कुछ इश्यूज़ पेंडिंग होते हैं, उसको भी हम हल कर रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत पहले लाइसेंस ले लेते हैं, लाइसेंस लेने के बाद समय पर काम नहीं करते हैं, फिर उनके खिलाफ कोई ना कोई पेनल्टी, इंटरेस्ट ये बढ़ता है, और सीमा से आगे बढ़ने के बाद वो फंस जाते हैं। हमने इसके लिए पहले भी 1-2 बार OTS लाए हैं, और आगे भी ऐसे कुछ जिनको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ले लिया जिन्होंने, लेकिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया है, ऐसे बड़े बिल्डर्स लगभग 650 ऐसे लाइसेंसेस हैं जिनके बारे में सोच रहे हैं कि उनके साथ बैठ कर के कोई एक OTS दोबारा से लाएंगे, ताकि वो लोग भी अपने काम को आगे चला। तो वहीं इसके पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों से पलवल में मंत्रणा कार्यक्रम के तहत भी संवाद किया। और इस कार्यक्रम में सीएम के साथ केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सभी सरपंच और जिला परिषद के सदस्यों से उनके गांव और वार्ड की समस्याओं के बारे में जानकारी ली। इसके बाद गांव में, वार्ड में किस किस चीज की जरूरत है इस बारे में भी जानकारी ली। सीएम मनोहर लाल ने पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को सरकार की नीतियों के बारे में अवगत करवाया। जिसके बाद जिला परिषद, ब्लॉक समिति के सदस्य और सरपंचों के साथ सीएम मनोहर लाल ने लंच किया। इसके बाद सीएम मनोहर लाल फरीदाबाद के भातोला गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने RWO के पदाधिकारियों से मुलाकात की। तो आज के कार्यक्रम की 3 तस्वीरें हैं। पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ संवाद की, भातोला गांव में RWA के पदाधिकारियों के साथ चर्चा, और ग्रीवेंस कमेटी के अंदर जो तमाम शिकायतें आई उनका भी निपटारा मुख्यमंत्री के द्वारा आज किया गया। जनप्रतिनिधि पंचायती राज संस्थाओं ये सब चुन के आए हैं, और सभी के रिजल्ट पंचायतों के सब आ चुके हैं। पंचायत समिति, जिला परिषद के काफ़ी जगह पर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन वो बन चुके हैं। ये दोनों जिलों के सभी बन चुके हैं, चाहे वो जिला परिषद है, पंचायत समिति है, पंचायत बता दें। ऐसे में सभी जिलों में जाकर के पंच के जो प्रतिनिधि हैं, सरपंच और पंच तो नहीं बुलाए, सरपंच, जिला परिषद, पंचायत समिति के जो पार्षद, उन सबको एक प्रकार से नए लोग हैं तो उनको कुछ ना कुछ बताना पड़ता है, आह्वान करना पड़ता है, और इसमें से कैसे हम ठीक काम कर सकते हैं, हम सेवा भाव से काम करें, विकास के नाते से जो सिस्टम सरकार के हैं उनको बताएं कि जो पंचायती राज का जितना पैसा होगा, पहले तो ये फाइलें सब चंडीगढ़ जाती थी डिपार्टमेंट, डायरेक्टर के पास गई, सेक्रेटरी के पास गई, मंत्री के पास गई। अब इनका जो पैसा है वो सिर्फ यहीं तक सीमित रहेगा। ग्राम पंचायत अपने रेजोल्यूशन पास करके सरपंच से रिकमेंड कराएंगे सारे जो पैसा उनका है। ब्लॉक समिति, वो सब ब्लॉक समिति का चेयरमैन वो उसको रिकमेंड करेगा। ऐसे जिला परिषद का चेयरमैन अपनी बॉडी से प्रस्ताव पारित करने के बाद रिकमेंड करेगा। और फिर जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है हमारा, जैसे
सबसे पहले जेईज हैं 2 लाख तक वो करेंगे, 2 से 25 लाख तक एसडीओ करेंगे, 25 से 1 करोड़ तक एक्शन करेंगे, 1 करोड़ तक से 2.5 करोड़ तक एससी करेंगे, 2.5 करोड़ से ऊपर चीफ इंजीनियर के पास आएगा। चीफ इंजीनियर भी गाँव के सरपंच के रिकमेंडेशन पर ही काम करेगा और 7 दिन के अंदर इनके टेंडर वो सारे कंप्लीट होकर के खुल जाएंगे। क्योंकि एक शिकायत रहती है कि हमारे लेट हो जाते हैं, उनके 21 दिन के टेंडर की उसमें समय सीमा होती है, तो उसमें हमने 7 दिन करा दी। और ज़्यादा से ज़्यादा जो छोटे कंट्रैक्टर हैं वो रजिस्टर करें अपने आप को, ताकि जिन लोगों से कई बार क्या होता है सरपंचों का कि मैं अपने साथी से काम कराता हूँ, यही रहता है उनका कि हमारे हाथ में तो हम अपने साथियों को काम दे देंगे, करा लेंगे। हम कहते हैं कि उन सब साथियों को, नए कंट्रैक्टर हैं उनको भी रजिस्टर करा लें। रजिस्ट्रेशन के बाद कम से कम ये होगा कि हाँ ये एक ऑथराइज्ड कंट्रैक्टर है, इसके पास काम करने की क्षमता है। जो छोटी छोटी जो 3 बातें होंगी वो नए होकर लगाएंगे। ग्रुप डी के बाद वो ग्रुप सी के बन जाएंगे जब काम करेंगे, तो उसके बड़े होने के बाद डी के बनेंगे, फिर एक। तो हरियाणा सरकार के द्वारा कई विभागों को मर्ज करने के बाद परिवहन और खनन मंत्री मूलचंद शर्मा को हायर एजुकेशन की जिम्मेदारी दी गई है। हायर एजुकेशन विभाग को संभालने के बाद फरीदाबाद पहुंचे कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने इंडिया न्यूज हरियाणा के संवाददाता देवेंद्र कौशिक के साथ खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा कई विभागों का मर्ज करने के बाद में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को एक और बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और जिम्मेदारी है हायर एजुकेशन की। बड़ा विभाग है, बड़ी जिम्मेदारी है। चूंकि अब फरीदाबाद पहुंचे हैं, वो जिम्मेदारी संभालने के बाद में उनसे बात कर लेते हैं। सर, हायर एजुकेशन भी अब आपके पास में है, शिक्षा को लेकर बड़ी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शिक्षा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब आप पे ही है। किस तरह देख रहे हैं इस डिपार्टमेंट को जो आपके पास आया है? मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने जिम्मेदारी हायर एजुकेशन की जिम्मेदारी दी है, और मैं प्रयास करूंगा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मैं इसके पूरी तरह से निभाने का प्रयास करूंगा। जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नारा दिया, उसको साकार करने का हम प्रयास करेंगे। आप साकार करने का प्रयास करेंगे, लेकिन जिस तरह भारी भरकम विभाग है उतनी चुनौती भी उतनी बड़ी है इसमें, उनसे कैसे पार पाएंगे? नहीं, चुनौतियाँ हमेशा रहती हैं और चुनौतियों में काम करने का अलग मजा है, और जो भी अपेक्षा सरकार की उसको पूरा करेंगे। और हमारा संगठन है, एक मंत्री नहीं, सभी मिलकर काम करेंगे, सरकार संगठन मिलकर काम करेंगे, और जिससे लोगों को बच्चों को लाभ मिले। जो कॉलेज हैं, पॉलिटेक्निक हैं, कॉलेज हैं, इन सब में काम करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ मिले, और जो भी प्रदेश के नौजवान साथी युवाओं के हितों को हम कार्य करेंगे। आपके ज़िले से ही चुनौती हैं, क्योंकि YMCA का दूसरा कैंपस बनना है, इसके साथ साथ में नचौली का जो कॉलेज है, उसके बाद मोहना का कॉलेज, और एक आपके सुषमा स्वराज जो सेक्टर 2 में लड़कियों का कॉलेज बन रहा है, अभी तैयार नहीं हुए हैं। नहीं, क्लासें चली हुई हैं। बहन सुषमा स्वराज के नाम से जो बल्लभगढ़ में कॉलेज बनाया, उसकी बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है, और मुख्यमंत्री जी उसका इनॉग्रेशन करेंगे, जल्दी उसको करेंगे। और जल्दी नचौली का चला हुआ है, अभी मोहना का भी चला हुआ है, और अपना दूसरा जो NIT का है नंगला जोगिना, वो भी चला हुआ है। और जो भी चुनौतियाँ आप जानकारी देते ना, हम काम करेंगे उसी। एक सवाल और है सर, क्योंकि नशा लगातार बढ़ता जा रहा है, कॉलेजों में बच्चों तक भी ये नशा पहुंच रहा है हरियाणा में, कई जगह सवाल भी इस बात को लेकर उठते हैं। कैसी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी वहाँ उस नशे को ख़त्म किया जाए, सामाजिक सौहार्द बना रहे? मैंने पहले ही कहा था कि जो भी इस तरह की यूनिवर्सिटियों में जाएंगे, नशा जैसी जो बीमारी है जो आम नौजवान को भीतर से खोखला करती है, और हरियाणा नौजवान हरियाणा की रीढ़ की हड्डी का काम करता है, और इस तरह के नशाखोर हैं जो भी उसमें काम करते हैं, जो जानकारी में इसको पूरी तरह नशाखोरी को कुचलने का काम करेंगे। इसमें कोई कोताही नहीं होगी, चाहे कहीं तक जाना पड़े, चाहे किसी खिलाफ कुछ भी क्यों नहीं करना पड़ा। नशा जैसा अगर कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज मिलेगा, ऐसे लोगों के खिलाफ करेंगे, और जो लोग इससे संबंधित हैं उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, जिन्हें नई जिम्मेदारी मिली है, लेकिन चुनौती भी उतनी ही बड़ी है हायर एजुकेशन को लेकर। चाहे कॉलेजों के निर्माण की बात हो, और कॉलेजों में बढ़ते हुए नशे को लेकर सख्त एक संदेश भी उनकी तरफ से दिया गया है कि किसी भी हद तक जाना पड़े, लेकिन नशाखोरी को समाप्त करेंगे। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक। तो फरीदाबाद में ठंड के कारण लोगों के कामकाज पर असर पड़ रहा है। लगातार बढ़ रही ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। छोटे दुकानदारों का कहना है कि ठंड के कारण ग्राहक भी कम आते हैं, और उन लोगों के भी यहां पर ठंड में बैठे बैठे हाथ और पैर सुन्न हो जाते हैं।
या बहुत कर रही ठंड पड़ रही है। बस पूछा मत ना, छोरा की मशीन भी ना चल रही, हाथ जाम है रे, ना कैंची चल रही, मशीन ना चल रही, कुछ ना हो रहा है। बेचारे जाम हुए पड़ो, आँच पे तापे आध घंटा, फिर जाकर मशीन बैठे। परेशान क्या से जो है ना, अस्थमा वगैरह की जो परेशानी रहती है, आग वगैरह का सहारा लेते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, उससे वो कर रहे हैं। दुकानदारी में कुछ नहीं है, सुबह से आगे बोहनी भी नहीं होती है। सर्दी बहुत बढ़िया जी, बहुत पहले से ज़्यादा पड़ रही है ठंड, बहुत ज़्यादा, बहुत दिक्कत आ रही है। आग को सहारा ले रहे जी, काम धंधे ठप हो चुके हैं जी, बिल्कुल जी। मशीन ना चल रही जी अपनी जी, अपना सिलाई काम है जी। ठंड बल्लभगढ़ में भी ठंड का असर बाजारों पर देखने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता ने दुकानदारों के साथ बातचीत की है, सुन। समय मौजूद है बल्लभगढ़ बाजारों में। आपको बता दूं, सर्दी का मौसम जैसे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर दुकानदारी पे कितना फर्क पड़ रहा है, कितने जो ग्राहक है निकल कर आ रहे हैं, आइए लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है? सचिन जायसवाल। सचिन जी, जैसे धीरे धीरे सर्दी बढ़ती जा रही है तो दुकानदारी पर कितना फर्क पड़ रहा है गर्म कपड़ों का? गर्म कपड़ों के लिए कस्टमर निकलता है जी, ठंड पड़ने से कारण में, और सही रहता है ठंड पड़ने से। गर्म कपड़ों का हमारा सबका हमारे पास कंबल भी हैं, ये सब आइटम है, पता निकलते हैं। मगर जब ज़्यादा ठंड पड़ती है, कोहरा पड़ता है, तो कस्टमर कम हो जाता है। थोड़ा धूप निकलती है तो कस्टमर निकलता है। और अब हमारा लोहड़ी का त्यौहार आ रहा है और ये हमारी संक्रांति आ रही है, तो होता है इसमें कुछ और कस्टमर निकलेगा हमारा। तो जैसे थोड़ी धूप निकल जाती है, उसको लेकर क्या कस्टमर का रुझान रहता है? देखो जी, मौसम खुलता है, हमारे यहाँ गाँवों का कस्टमर ज़्यादा है, कस्बों का कस्टमर ज़्यादा है। जब मौसम खुलता है तो कस्टमर नेचुरल बात है घर से निकलेगा। जब मौसम घुटा हुआ होगा, कोहरा होगा, तो कस्टमर नहीं आता बाज़ारों में। दुकानदार के चेहरे पे भी खिलावट जब आती है, जब सूर्य देवता खिलता है, उस समय दुकानदार खुश भी होता है, कस्टमर भी निकलता है और कुछ दुकानदारी बनती है। अब जैसे लोहड़ी का त्यौहार भी आने वाला है, तो क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? गर्म कपड़े आपने ले रखा है, स्टॉक कर रखा है? देखो जी, लोहड़ी का त्यौहार है, संक्रांति का त्यौहार है, बहन बेटी का लेना देना होता है, तो इसमें लेन देन के कपड़े बिकते हैं, गर्म कपड़े बिकते हैं। और एक दुकानदारों को आस होती है, कोई भी त्यौहार आते हैं बाजार में रौनक आती है। तो क्या उम्मीद लेकर आप? नहीं, उम्मीद तो पूरी होती है जी, उम्मीद पूरी होती है। उम्मीद के ऊपर ही दुनिया कायम है, उम्मीद के ऊपर ही दुकानदार कायम है। त्योहारों पे बाजार में रौनक आती है। साफ तौर पर कहना है, जो लोहड़ी का त्यौहार आने वाला है, धीरे धीरे ठंड है बढ़ती जानी है, उसको लेकर जो दुकानदार हैं वो भी बहुत खुश हैं और जो ग्राहक आने वाले हैं बहुत खुश। और चलिए इसी के साथ मेट्रो न्यूज़ में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।